नमस्कार, स्वागत है आपका आज के स्पेशल सेगमेंट में। आपके साथ मैं हूं कनिका। इंसानों के लिए आने वाला समय काफी मुश्किल होने वाला है। कोरोना के बाद से जिस तेजी के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो वाकई डरा देने वाला है। इस साल मॉनसून की भारी बारिश के बाद हुई भयंकर तबाही इसका ताजा नमूना है। बार बार धरती का कांपना और भूकंप आना इसकी दूसरी वजह है। और अब ओडिशा में जो बिजली का कहर लोगों पर टूटा है, वैसा नजारा इससे पहले पूरी दुनिया में नहीं देखा गया होगा। शनिवार की शाम ओडिशा में आकाशीय बिजली का ऐसा कहर लोगों पर टूटा कि 12 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर की शाम 2 घंटे के अंदर 61,000 बार बिजली गिरी। तो इससे पहले ना कभी हुआ और ना कभी किसी ने सुना। इस घटना के बाद मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों कुदरत इतना खौफनाक रूप लेती जा रही है? क्या मदर नेचर के साथ छेड़छाड़ इसकी मुख्य वजह है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली के मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर केजे रमेश। डॉक्टर रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज में जो इतना बदलाव देखने को मिल रहा है, दिल्ली की बात करें तो बेहद गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं अगर बात करें हिल स्टेशन की, तो चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, सब जगह जिस तरह से बादल फटे, तबाही मची, वो सबने देखा। और वहीं अगर बात करें ओडिशा की, तो जिस तरह से 2 घंटे के अंदर 61,000 बार बिजली कड़की, लोगों की मौत तक हो गई, जान चली गई। क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये सब? बड़ी वजह जो है जलवायु परिवर्तन है और उसका प्रभाव जो है सन 2000 के बाद जो है ज्यादातर देखने को मिला है। पूरी भारत में ही नहीं है, पूरा विश्व हम्म। में इसकी असर देखने को मिला है। और क्यों 2000 के बाद ये ज्यादा इसकी प्रभाव देखने को मिला है? 2000 के आसपास क्या है, 1 डिग्री की वार्मिंग प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से हो गई है। अभी जी। जो है आज की डेट में 1.2 डिग्रीज की वार्मिंग, ग्लोबल एवरेज वार्मिंग हुई है। सो 1 डिग्री वार्मिंग के बाद ये देखने को मिला है 1.2 डिग्री आने तक बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है। इसका मूल कारण है, जैसा गर्मी ग्लोबल वार्मिंग होती है, 1 डिग्री वार्मिंग हो गया तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है 7% नमी रखने का क्षमता बढ़ती है। जी। तो ज्यादा नमी रहेगी, ज्यादा पानी बादलों में क्षमता रखने की क्षमता बढ़ेगी। ज्यादा पानी बादलों में आएगा तो बड़ा बड़ा बादल बनेंगे। सो बारिश भी तेज से तेज बारिश होगी और कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने का जो प्रभाव है, उसी की वजह से फलस्वरूप हिल्स में हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, फ्लैश फ्लड्स होता है। एंड उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट जो है रेसिलियंट नहीं है, नदी के किनारे काफी चीजें बने हैं, वो सब वल्नरेबल होकर वो टूटने की कगार पर है। इसीलिए नुकसान हम बहुत ज्यादा देख रहे, बिकॉज जो एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है उसका प्रभाव को झेलने का क्षमता हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में नहीं है। डॉक्टर साहब, साथ ही ये जानना चाहेंगे 2022 की अगर बात करें तो 2022 इतिहास का 5वां सबसे गर्म साल रहा और 2022 में तापमान बढ़ने का असर पूरी दुनिया ने देखा। इस साल भी लगभग उसी तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पहाड़ों पर जो कुछ देखा हमने, कई गांवों का वजूद पूरी तरह से मिट चुका है। क्या गांवों, अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो जिस तरह से वहां पर ज्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, जगह जगह घर बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्लाइमेट में इस तरह का चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? और क्या 2023 में आगे हमें और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है? अभी ये देखिए, जहाँ पे भी हमारा जो मानव से बनाया हुआ जो भी इमारतें हैं, हम्म। ब्रिड्ज है, डैम्स है, डेवलपमेंट के लिए जो जो हम बनाते, रिहायशी के लिए घर और टूरिज्म के लिए होटल, बाकी जी। सब जो हाईवेज है उसका विस्तार। पहले तो सिंगल लाइन की रोड हुआ करती थी हिल स्टेट्स में, अब कई 4 लेन हो गया, कई 2 लेन हो गया। सो जहां जहां हमारा जो
विस्तार की, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट से टूरिज्म की रिक्वायरमेंट में जहां जहां विस्तार किया, वो ही चीज ढस रहा है। जो हम्म। पुराने हैं, पुराने काल में 100 साल 50 साल पहले जो शुरू में बनवाए गए जो रास्ते हैं हिमालय में, वहां तो कुछ भी नुकसान नहीं है। बहुत ज्यादा तेज बारिश, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने से वहां कोई नुकसान नहीं है। जहां जी। जहां नुकसान हुआ है, जो नया नया जो बनाया है, वही चीज नुकसान है। और जो टेम्परेचर की है, एक ही हीट वेव ही नहीं है, और थंडरस्टॉर्म है, जी। लाइटनिंग है, और साइक्लोन भी प्रभावी जो है, ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर साइक्लोन बन रहे हैं। और उसके साथ साथ बारिश भी, तेज बारिश होने से क्या है, जो नगरों शहरों में बारिश, तेज बारिश हो गई तो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, बिकॉज हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसी हिसाब हम्म। से तेज बारिश को हैंडल करने का वो कैपेसिटी नहीं बना है। सो बहुत चीजें जो है, इधर ही नहीं है, पूरा विश्व में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस करने का स्थिति आ गया है। पूरा विश्व झेल रहा है, इंडिया तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा झेल रहा है, इसलिए हमारा डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है, उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं यही चीज़ आपसे आगे पूछना चाह रही थी कि अगर यूरोप से लेकर अमेरिका तक देखें और एशिया तक देखें तो क्लाइमेट चेंज का अलार्म जो है वो सब जगह बज रहा है। तो 2023 में हमने बहुत कुछ देख लिया, 2022 में देख लिया, आगे आने वाले सालों में क्या स्थिति और भयावह हो सकती है? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जैसा अभी तापमान, जैसा आपको बताया, 1.2 डिग्री की हो गई है। आने वाली 10 साल में 2040 2035 तक जो है डेफिनेटली 1.5 डिग्री होगी। आप खुद ही समझ लीजिए, 2000 में 1 डिग्री की वार्मिंग हुई थी, अभी 2020-23 तक 1.2 डिग्री की हो गई है। जब ये 1.5 डिग्री हो जाएगा, बाकी एक्सट्रीम इवेंट्स का क्षमता भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। जी। सो उसी हिसाब से बढ़ेगी। जो अभी जो है हम झेल रहे नुकसान, इसका जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, जहां जहां जरूरत है, जो टूट गया है वो तो बनाना तो है ही है। जहां हम्म। जहां रिकंस्ट्रक्शन होगा, वो जो है आने वाली दिनों में, आने वाली सालों में, जितना भी ये तीव्रता बढ़ेगी एक्सट्रीम इवेंट्स की, उस तीव्रता को ध्यान में रखते हुए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करके उस तरह से बनाना है। जी। अगर इसमें हम बात करें डॉक्टर साहब, जो आम लोग हैं, आम जनता है, क्या वो अपनी तरफ से कुछ सहयोग अगर दे प्रकृति को बचाने के लिए, मदर अर्थ, नेचर को बचाने के लिए, या कुछ चीज़ें ऐसी की जाए अपने स्तर पर, तो क्या चीज़ों को हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के असर को थोड़ा ख़त्म कर सकते हैं? अपनी लेवल पे एक चीज है, जो हर एक रूफटॉप है, फॉर एग्जांपल घरों की छत है, छत के हम्म। अंदर जितना भी बारिश का पानी आता है, उसको कलेक्ट करके हर घर जो है अपनी ग्राउंड फ्लोर पे छोटा सा पर्कुलेशन टैंक, या जो पानी अंदर ग्राउंड के अंदर भेजने का तरीका करेंगे, पर्कुलेशन टैंक बनाएंगे। हम्म। और उससे क्या होगा, जो घर के छत के ऊपर पानी कलेक्ट हो रहा है वो जमीन के अंदर जाएगा, वो सड़क के अंदर ना जाए। वो अर्बन फ्लड जो होने का टेंडेंसी है, उसको हर घर थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो वो अर्बन फ्लडिंग जो है, वाटर लॉगिंग सड़कों पे होती है, वो कम हो सकती है। वो हर घर इसका चेष्टा कर सकता है। जी। पर्कुलेशन टैंक बना के जमीन के अंदर जो ऊपर कलेक्ट हो रहा है पानी, जमीन के अंदर डालने से उसको दो फायदा है, अर्बन फ्लड हम्म। मिनिमाइज होगा, दूसरा जो है आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज भी होगा। डबल डबल बेनिफिट है उससे। इंडिविजुअली ये एक करने से तेज बारिश का, उसका उपयोग करने का तरीका मिल सकता है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर थोड़े बहुत ये एफर्ट्स सब लोग करें तो थोड़ा सा चेंज ज़रूर आ सकता है। डॉक्टर रमेश, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर तरह तरह के वीडियोस सामने आए, चाहे फिर हिमाचल प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, या फिर और इलाकों के हो जहाँ जहाँ तबाही मची, वहाँ के ढेरों वीडियोज़ पर कई लोगों ने कमेंट्स किया। लोगों के अंदर एक डर, जाहिर सी बात है, ज़रूर देखा जा रहा है, लोग डरे हुए हैं,
इस चीज़ को लेकर कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो जल्द ही धरती का विनाश हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, इस तरह के कमेंट्स भी लोगों ने किए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो है आप जो है जैसा बताया है, शिमला है 25,000 लोगों का बसने के लिए बनाया गया शहर है। अब जी 3 लाख लोग रहने लगेंगे और गर्मियों के दिन में 50,000 लोग पर्यटन के हिसाब से पर्यटक इतना जाएंगे। 50,000 लोग जाएंगे। ये सब जो है ये प्रॉब्लम तो करती है ना, इतने लोगों का तो फैसिलिटी है ही नहीं, इतना गाड़ियों का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम ही अपने पूरा जो मदर अर्थ है, नेचर है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कुछ एफर्ट्स मुझे लगता है इंडिविजुअल बेसिस पर लोगों को लेने की जरूरत है कि इस बात को समझे, जैसा बता रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी के हिसाब से जो जगह है वहां पर उतने लोग रहेंगे। जी पर्यटन को अलो करना है। जैसा देखिए ऑलरेडी हम कुछ चीजों के लिए करते हैं, जैसा अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ यात्रा जो है रास्ता जितने लोगों को हैंडल कर सकता है, 2 रास्तों से, बालतल हो, चंदनवाड़ी की तरफ से हो, वही उतनी लोगों को ही छोड़ा जाएगा। जब तक वो लोग बिल्कुल, वापस नहीं आए, दूसरे लोगों को जाने का मौका नहीं अनुमति मिलता। नहीं होती। उस तरह की रेगुलेशन बहुत सीरियसली हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म के लिए करने की जरूरत है। और जो भी इमारतें टूटी है, ब्रिज, सड़कें टूटे हैं, ब्रिज टूटे हैं, उसको बनाते हुए आने वाली तीव्रता को, एक्सट्रीम इवेंट्स की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए उसको, जी उस तीव्रता को झेलने की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। लोगों का बिल्कुल। आवाजाही में बहुत रेस्ट्रिक्शन करना है। करने से जी धीरे धीरे उसका स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर केजे रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेष्ठ भारत से इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केजे रमेश, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे से स्टेप्स अगर हर शख्स उठाए तो इस असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसा उन्होंने बताया कि जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में पर्यटक जाते हैं। इसके अलावा जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर जिस हिसाब से कैपेसिटी बनाई गई है लोगों के रहने की, उससे ज़्यादा लोग बसने लग गए हैं हिल स्टेशंस पर जाकर, जिस वजह से इस तरह की आपदाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही उन्होंने जो छोटे छोटे से स्टेप्स बताए, अगर उनको हम सब लोग फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की आपदाओं को हम खुद काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।